नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ सीहोर राय 24। मैं हूं विमल राय। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों में। आज सीहोर में किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री मध्य प्रदेश शासन कमल पटेल ने संत सिंगाजी मंदिर जिला खंडवा जाते समय सीहोर एवं आष्टा विधानसभा क्षेत्रों में किसानों की समस्याओं को सुना एवं सोयाबीन की फसलों का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर अजय गुप्ता, पुलिस अधीक्षक शशेंद्र सिंह चौहान आदि जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। कृषि मंत्री श्री पटेल द्वारा क्रिसेंट बाईपास के समीपस्थ खेतों में पहुंच अति वर्षा से प्रभावित एवं अफसलन फसलों को देखा एवं किसानों से चर्चा की। उन्होंने किसानों से कहा कि किसान घबराए नहीं, सभी की फसलों का सर्वे किया जाएगा एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत उचित मुआवजा प्रदान किया जाएगा। किसानों के कर्जे माफ करेंगे, महिलाओं के समूह का कर्जा माफ करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। इन्होंने कुछ नहीं किया, धोखा दिया, इसलिए उन्होंने धक्का दिया। 6 मंत्री और 22 विधायक, और 22 तो अब क्या 25 हो गए। ये कोई सरपंच का पद भी नहीं छोड़ता है, लेकिन मंत्री पद छोड़ा है, विधायक पद छोड़ा। क्यों छोड़ा है? क्योंकि कांग्रेस ने धोखा दिया, और इसलिए जनता का विश्वास तो कांग्रेस से उठ गया। अब कांग्रेस के विधायकों का, मंत्रियों का विश्वास भी कांग्रेस में नहीं रहा था, इसलिए कांग्रेस को धक्का देकर और भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए। इसलिए शामिल हुए कि भाजपा जो कहती है वो करती है। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है, वचन जो नारा दिया है, उसको हमने चरितार्थ किया। और इसलिए वो सारे विधायक मंत्री भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, वो उनका हम स्वागत करते हैं, और उन्हीं के कारण ये सत्ता परिवर्तन हुआ है। अगर ये सत्ता परिवर्तन नहीं होता तो किसानों के खेत में कोई मंत्री नहीं जाता, किसानों को राहत नहीं मिलती, बीमा की तारीख नहीं बढ़ती और बीमा भी नहीं मिलता, और पूरे प्रदेश को लूट लिया जाता। और इसलिए तो सौभाग्य है प्रदेश का और किसानों का, गरीब का, महिलाओं का, सबका कि सत्ता का परिवर्तन हुआ है। और इसलिए किसान भाइयों, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें सरकार, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और हम सब, पूरी सरकार, पूरे अधिकारी कर्मचारी आपके साथ खड़े हैं, आपको राहत दिलाएंगे ताकि आपको क्षति ना हो। 165 वर्ष बाद बना ऐसा सहयोग। पितृपक्ष के 1 महीने बाद आएगी नवरात्रि। हर साल पितृपक्ष के समापन के अगले दिन से नवरात्र का आरंभ हो जाता है और घट स्थापना के साथ 9 दिनों तक नवरात्र की पूजा होती है। यानी पितृ अमावस्या के अगले दिन से प्रतिपदा के साथ शारदीय नवरात्र का आरंभ हो जाता है, जो कि इस वर्ष नहीं होगा। इस बार श्राद्ध पक्ष समाप्त होते ही अधिक मास लग जाएगा। अधिक मास लगने से नवरात्र और पितृपक्ष के बीच 1 महीने का अंतर आ जाएगा। अश्विन मास में मल मास लगना और 1 महीने के अंतर पर दुर्गा पूजा आरंभ होना, ऐसा सहयोग करीब 165 वर्ष बाद होने जा रहा है। लीप वर्ष होने के कारण ऐसा हो रहा है। इसलिए इस बार चतुर्मास, जो हमेशा 4 महीने का होता है, इस बार 5 महीने का होगा। ज्योतिष की माने तो 160 वर्ष बाद लीप ईयर और अधिक मास दोनों ही एक साल में हो रहे हैं। चतुर्मास लगने से विवाह, मुंडन, कर्ण छेदन जैसे मांगलिक कार्य नहीं होंगे। इस काल में पूजन पाठ, व्रत, उपवास और साधना का विशेष महत्व होता है। इस दौरान देव सो जाते हैं। देव उठनी एकादशी के बाद ही देव जागृत होते हैं। इस वर्ष 165 वर्ष के बाद एक ऐसा संयोग बना है कि पितृपक्ष के समापन के 1 माह बाद से नवरात्रि की स्थापना, नवरात्रि चालू होगी। ये योग बनने के पीछे अधिक मास एक कारण है। हर वर्ष पितृपक्ष के समापन के बाद दूसरे दिन से ही नवरात्रि प्रारंभ हो जाती थी, परंतु इस वर्ष पितृपक्ष के 17 सितंबर को समाप्त होगा और नवरात्रि इसके ठीक 1 माह बाद 17 अक्टूबर से प्रारंभ होगी और दशहरा 26 अक्टूबर को होगा। दीपावली 14 नवंबर को होगी। इस प्रकार से इस वर्ष एक ऐसा संयोग बना है कि 2 अश्विन मास पड़ रहे हैं और अश्विन मास में अधिक मास और 1 माह बाद नवरात्रि आना 165 वर्ष के बाद ऐसा अवसर आ रहा है। इस प्रकार से नवरात्रि इस वर्ष पितृपक्ष के समापन के ठीक 1 महीने बाद से नवरात्रि प्रारंभ होगी, जो कि 17 अक्टूबर को प्रारंभ होगी। क्योंकि ये अधिक मास पहली कई वर्षों बाद एक साथ आ रहे हैं और ये चतुर्मास इस वर्ष 5 माह तक चले, 5 माह तक चलेगा। इन 5 माह में
मकान में गृह प्रवेश और कोई शुभ कार्य वर्जित होते हैं, मुंडन कार्य आदि कार्य नहीं कराए जा सकते। इनमें देव सोते हैं और ये श्राद्ध पक्ष समापन के बाद नवरात्रि दीपावली के बाद से ये सब कार्य प्रारंभ होंगे। एनजीटी के रोक के बावजूद भी नर्मदा किनारे कश्तियों व जेसीबी से अवैध उत्खनन जारी है। रेत उत्खनन माफियाओं को जरा भी नहीं है प्रशासन का डर। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए नेशनल गिरी ट्रिब्यूनल ने खनन उत्खनन जैसे सभी कार्यों पर आगामी आदेश तक भले ही रोक लगा दी हो, लेकिन एनजीटी की इस गाइडलाइन का पालन नर्मदा तटीय गांवों में नहीं हो पा रहा है। ताजा मामला सीहोर जिले के रहटी तहसील के नर्मदा तट ग्राम बाबरी का है, जहां रेत माफियाओं को प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं है और धड़क्के से खुलेआम नर्मदा को छल्ली करने में लगे हुए हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हमारा द्वारा कई बार मना करने व शिकायत के बाद भी अवैध उत्खनन लगातार जारी है। दरअसल देखा जाए तो एनजीटी द्वारा भले ही खनन उत्खनन पर रोक लगा दी हो, लेकिन प्रशासन एनजीटी का पालन कराने में कोई जदोजहद नहीं कर रहा है। रहटी तहसील के नर्मदा तट ग्राम बाबरी में खुलेआम माफियाओं द्वारा प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए नौकाओं व जेसीबी के माध्यम से नर्मदा से रेत का उत्खनन जारी है, जबकि ग्रामीणों द्वारा उत्खनन का विरोध भी किया जाता है, लेकिन बावजूद इसके उत्खनन का कार्य बदस्तूर जारी है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासन की मिलीभगत से ही यह रेत माफियाओं द्वारा खुलेआम एनजीटी की रोक के बाद भी उत्खनन कर रहे हैं। अब सवाल उठना लाजमी है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र में एनजीटी का पालन नहीं हो रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या प्रशासन इन माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा या माफियाओं द्वारा इसी प्रकार नर्मदा को छल्ली का कार्य करते रहना पड़ेगा। वहीं इस माफियाओं द्वारा रेत को बीच सड़क पर ही एकत्रित किया जाता है, जिससे नर्मदा में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं व नर्मदा पार करने वाले मुसाफिरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारी और भी खबरें देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आए बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। खबरों में अभी इतना ही। आप बने रहिए सीहोर लाइव 24 के साथ। नमस्कार।